हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 का एग्जांपल नंबर 26 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर while the angle of elevation of its center is beta, prove that the height of center of the balloon is r sin beta into cosec alpha by 2। ठीक है, तो पहले हम फिगर बनाएंगे। तो फिगर में पहले हम ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइट का जिक्र किया है और हाइट कहाँ से मेजर करेंगे? ग्राउंड से। तो ग्राउंड को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या है कि एक बैलून है, तो बैलून को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा बैलून है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऊपर बनाते हैं। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे राउंड बैलून दिया है, तो जब राउंड बैलून को हम जब 2D में बनाएंगे तो वो एक सर्कल की तरह बनेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मेरा बैलून है। क्लियर है? चलो, अब क्वेश्चन में है कि एक ऑब्जर्वर है, तो मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर यहाँ पे कहीं है। तो क्वेश्चन में कहीं भी ऑब्जर्वर का हाइट जिक्र नहीं किया है, तो ऑब्जर्वर को हम पॉइंट साइज मान के चलेंगे। ठीक है ना। अब क्योंकि ऑब्जर्वर भी पॉइंट साइज है, तो जो इसका आंख होगा, आई होगा, इसी पॉइंट पे होगा। क्लियर है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा। दिया गया है कि अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है ना। अब ये जो बैलून है वो इस पॉइंट पे, ठीक है, जहां पे ऑब्जर्वर का आई है, उस पॉइंट पे ये बैलून अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये बैलून जो है इस पॉइंट पे, यानी कि ऑब्जर्वर के आई पे अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ध्यान से देखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो एक ऐसे ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना, और एक ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मालूम है कि जो टेंजेंट होता है सर्कल के किसी एक पॉइंट से पास करता है। क्लियर है यहां तक? चलो, अब ये दोनों टेंजेंट इस पॉइंट पे जितना भी एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय बैलून बोलेंगे। ठीक है, तो ये एंगल जो होगा, इसी एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय बैलून। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अल्फा दिया गया है। ठीक है ना, ये अल्फा है, तो ये पूरा एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। ठीक है, यहां तक। चलो, अब आगे क्वेश्चन है while the angle of elevation of its center is beta। ठीक है ना। अब समझेंगे इस बात को, उससे पहले हम थोड़ा सा इस डायग्राम को और कंप्लीट कर रहे हैं। अब ध्यान से समझेंगे कंप्लीट कैसे करेंगे। तो ये मान लेते हैं सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। तो पहले क्या करेंगे, और ये दोनों जो पॉइंट है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम क्लास 9th में थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर हम सर्कल के सेंटर से, ठीक है ना, अगर हम सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन आएगा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के। ठीक है ना। जस्ट वैसे ही ये भी जो मतलब ये भी जो रेडियस है वो टेंजेंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। फिर से हम बोलते हैं, क्लास 9th में हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन यानी कि वो रेडियस टेंजेंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि ये रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये रेडियस टेंजेंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ तक। चलो, और हम क्या कर रहे हैं कि इस सेंटर को इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इस सेंटर को इस एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक्सटर्नल पॉइंट है मेरा, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और एक और हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर हम सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ करते हैं, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? सेम होता है। ठीक है ना। हम क्या बोले, अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहरी पॉइंट से अगर हम सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जैसे कि मान लेते हैं कि सर्कल के सेंटर को O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे AC और AC और BC का लेंथ क्या होगा? सेम होगा। जस्ट वैसे ही ये तो रेडियस है OA और OB, ये दोनों क्या है? मेरा रेडियस है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। अगर हम इस लाइन का बात करें, OC लाइन का, तो ये जो OC लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है।
ठीक है, कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए या फिर OAC और OBC, ठीक है। इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, OAC और OBC। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होंगे और सिमिलर भी होंगे, ठीक है ना। कैसे कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? तो कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ कर सकते हैं साइड एंगल साइड से, ठीक है। कैसे? अगर देखेंगे यहाँ पे, अगर हम दोनों ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल OAC और एक लेते हैं OBC, ठीक है, तो उसमें बोल सकते हैं कि AC और BC, ध्यान समझेंगे, AC और BC दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम होगा। जस्ट वैसे ही यहाँ पे OA और OB ये दोनों रेडियस है, तो इसका भी दोनों का लेंथ सेम होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं OA और OB भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो OC साइड है, ये जो OC साइड है, दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं कि बाई साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना, ट्रायंगल OBC। तो जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उस केस में जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होगा? एक तो ये होगा जो कि पहले से इक्वल है, ठीक है, फिर ये एंगल हो जाएगा और ये दोनों एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं ना, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन आ रहा है OC, वो इस बड़े एंगल को बाइसेक्ट किया है, ठीक है, बोल सकते हैं। और यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का एक ही तरीका नहीं है, साइड एंगल साइड से भी कर सकते हैं और RHS से भी कर सकते हैं, यानी कि तीन मेथड से हम दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, ठीक है, और सिमिलर भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट से बता दिए, ठीक है। तो इसके बताने के पीछे ये था कि ये जो लाइन OC आ रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट में, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, इसको हम क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे हम लोग, चलिए अब समझेंगे। अब ये जो पूरा एंगल था वो अल्फा था, ये जो पूरा एंगल था वो अल्फा था। तो अगर ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर दिया तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो एक ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2, आधा आधा हो जाएगा, ठीक है, आधा आधा। पूरा कितना था? अल्फा, तो मतलब उसको बाइसेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एक अल्फा बाई 2 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन है कि वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन का भी बात किया है, ठीक है। अब समझेंगे, अगर ऑब्जर्वर इसके सेंटर पे देखेगा, ठीक है ना, अगर ऑब्जर्वर इस बैलून के सेंटर पे देख रहा है तो लाइन ऑफ साइड क्या होगा? OC होगा, ठीक है। OC क्या होगा? मेरा लाइन ऑफ साइड, और ये जो ग्राउंड है ये हॉरिजॉन्टल लेवल की तरह बिहेव करेगा। अब जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेंटर का ही क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन सेंटर पे पूछ रहा है, सेंटर पे बता रहा है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो बीटा दिया गया है, तो ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा? मेरा बीटा होगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन OC और इस ग्राउंड के बीच में बनेगा, क्योंकि OC लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि कितना है? बीटा है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो पूरा है ये बीटा होगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून इज इतना। अब ये प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून जो है इतना होगा। तो हाइट ऑफ सेंटर क्या होता है? मतलब कब किसी भी चीज का जब हाइट निकालते हैं तो वो हाइट क्या होता है? ग्राउंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये सेंटर है, तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यही डिस्टेंस हमको पता करना है, ठीक है। ये इसको हम डी पॉइंट बोल रहे हैं, यानी कि हमको OD फाइंड करना है कि OD कितना होगा, ठीक है। तो फिगर समझ में आता होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है, या फिर आप लोग खुद से भी कॉपी में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। होप कि समझ में आता होगा ये। अब कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है? OD का लेंथ फाइंड करना है कि OD का लेंथ क्या होगा, ठीक है। ये मेरा रेडियस है और ये भी रेडियस होगा, ठीक है। अब समझेंगे, OD का लेंथ फाइंड करने के लिए
हमको कौन सा ट्राइंगल लेना होगा, तो ट्राइंगल ओ डी सी लेना होगा, ठीक है ना, समझेंगे, ओ डी सी ये वाला ट्राइंगल लेना होगा, ठीक है ना। इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, चाहे ठीक है इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ओ डी सी लेना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ डी सी, ठीक है, लिख सकते हैं इन राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब समझेंगे बात को। तो यहाँ पे ये जो है कैसा बिहेव करेगा, थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम कौन सा टी रेशियोज यूज करेंगे, ठीक है, tan यूज करें, cos यूज करें कि sin यूज करें, कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। तो अब समझेंगे, तो परपेंडिकुलर तो हमको लेना ही होगा क्योंकि यहाँ पे OD का लेंथ हमको पता करना है, तो परपेंडिकुलर तो लेना ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम हाइपोटेनस को कंसिडर करेंगे या फिर बेस को कंसिडर करेंगे। अगर हम बेस कंसिडर करेंगे तो हमको tan यूज करना होगा, और जब अगर हम हाइपोटेनस कंसिडर करेंगे तो उस केस में हमको sin यूज करना होगा, ठीक है। अब समझेंगे, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है वो साइन के टर्म में दिया गया है, तो कोशिश हम क्या करेंगे साइन का यूज करने के लिए, साइन यूज करने के लिए, ठीक है ना। अब tan भी साइन यूज करने से एक और फायदा होगा कि यहाँ पे हम हाइपोटेनस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम tan यूज करते हैं तो उस केस में हम बेस आसानी से फाइंड नहीं कर पाते, क्योंकि ना ही हमको परपेंडिकुलर दिया गया है, ना ही बेस दिया गया है, ना ही हाइपोटेनस दिया गया है, यानी कि सब हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो बेस के कंपैरिजन में हम हाइपोटेनस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना पक्का है कि यहाँ पे हम साइन यूज करेंगे। साइन एक्सप्रेशन देख के भी पता चल रहा है कि साइन ही यूज करना है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे साइन बीटा दिया गया है, ठीक है। तो साइन यूज करेंगे, तो यहाँ पे साइन बीटा इज इक्वल टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर पूरा OD है, ठीक है, और हाइपोटेनस पूरा OC है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब OD को हम h मान लेते हैं, यहाँ पे हाइट को हम h मान लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट OD इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है। तो OD की जगह हम क्या लिख देंगे, h डिवाइड बाई OC, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन फर्स्ट कर देंगे। अब हमको OC नहीं मालूम है कि OC कितना है, ठीक है। अब हमको हाइपोटेनस का लेंथ नहीं मालूम है कि कितना है, तो अब क्या करेंगे कि हमको एक और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है OAC, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं OBC। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों में से किसी एक का यूज करके हम OC फाइंड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम इस वाले ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं, OAC का यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो OBC का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि OBC में भी OC आ रहा है, क्लियर है। तो हम यहाँ पे OAC यूज कर रहे हैं, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल OAC, ठीक है, OAC यूज कर रहे हैं, आप समझेंगे। अब OAC में क्या होगा कि ये जो है अल्फा बाई 2 ये थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, ये परपेंडिकुलर होगा, OA परपेंडिकुलर होगा, AC बेस होगा और OC हाइपोटेनस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो R गिवन है, जो कि रेडियस है, और R के ही टर्म में निकालना है, और ये जो है OC हाइपोटेनस है, तो यहाँ भी साइन का यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 इजकल टू परपेंडिकुलर OA है जो कि R के इक्वल है, और यहाँ पे OC तो हमको फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस लेना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे OC, ठीक है। यहाँ पे साइन का क्यों यूज किए, क्योंकि परपेंडिकुलर मालूम था जो कि R के इक्वल है, और हाइपोटेनस फाइंड करना है, यानी कि P और H पे बात हो रहा है। तो P और H पे बात करने वाला कौन सा टी रेशियोज होता है, साइन और कॉसेक, ठीक है ना। तो साइन का ही यूज कर रहे हैं, यहाँ से साइन अल्फा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे थीटा अल्फा बाई 2 है, तो साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू OA अपॉन AC, क्लियर है यहाँ तक। चलो यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू OA, R के इक्वल है, और वैसे भी जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसमें R है, इसलिए हम उस परपेंडिकुलर के लिए हैं, क्लियर है। डिवाइड बाई OC नहीं पता तो OC को एज इट इज लिख दिया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा OC इक्वल टू R डिवाइड बाई, इस साइन अल्फा बाई 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में OC की जगह ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना, R अपॉन साइन अल्फा बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
तो स्पेस है नहीं तो ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 से OC का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ OC इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू H डिवाइड बाई OC क्या है, R डिवाइड बाई साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, H और ये साइन अल्फा बाई 2 H के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो साइन अल्फा बाई 2 और डिवाइड बाई ये नीचे R रहेगा, ठीक है। अब हमको H ही फाइंड करना है क्योंकि H ही क्या है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ द बैलून है जो कि OD है, OD को ही H माने थे, तो यहाँ से H को अलग करना होगा, तो H बराबर ये R इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R साइन बीटा और ये साइन अल्फा बाई 2 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2। क्लियर है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखेंगे ध्यान से। ठीक है चलिए अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं H इक्वल टू R साइन बीटा और यहाँ पे डिवाइड बाय साइन अल्फा बाई 2 है तो इसको इनटू 1 डिवाइड बाय साइन अल्फा बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस साइन अल्फा बाई 2 को हम 1 डिवाइड बाय साइन अल्फा बाई 2 भी लिख सकते हैं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन यही होगा। तो यहाँ से H इक्वल टू R साइन बीटा 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक और थीटा क्या है, अल्फा बाई 2 है, ठीक है। यहाँ से आगे अब हमको ये प्रूफ करना था कि हाइट जो होगा R साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2 के इक्वल होगा, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज R साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2, ठीक है ना, R साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2, यही था, यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, इसमें पहले डायग्राम बनाना, मतलब अगर हम डायग्राम बना लेते हैं तो वहाँ से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मालूम होना चाहिए, सॉरी सर्कल का कुछ प्रॉपर्टीज़ मालूम होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, और उसका यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का भी कंसेप्ट यूज़ हुआ और सर्कल का भी कंसेप्ट यूज़ हुआ, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को खुद से भी वीडियो देखने के बाद खुद से भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।